हेलो व्यूअर्स, कक्षा 12वीं की भूगोल पाठ्यपुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संकलन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के भूगोल विषय से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संकलन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वर्ष 2021 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों की संख्या को दोगुनी कर दी गई है। उस श्रृंखला में हमने आपकी सुविधा के लिए उसी अनुरूप कुछ प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। विश्वास है मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। साथ ही इस श्रृंखला में आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ इससे संपर्क में इससे जुड़े कुछ और तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी जानकारी और एब्रॉड हो सके और अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आप अपने को पा सकें। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं भूगोल की इस वस्तुनिष्ठ श्रृंखला को पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। आप प्रश्न देख रहे हैं, इसके ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद भी इसका आंसर लगा सकते हैं। अब आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए, मुंबई, जो 1854 ईस्वी में लगाया गया था। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि भारत में 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती कारखाना लगाया गया था, जो कि असफल रहा था। उसके बाद 1854 में दूसरा लगा, जो नियमित सफलता के रूप में पहला कारखाना था। एक दूसरा प्रश्न भी आता है कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप इसे भी जान लें कि यह दूसरा स्थान है। दूसरा प्रश्न है हल्दिया पोताश्रय कहाँ है। यह पत्तन और पोताश्रय, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इस बार पत्तन और पोताश्रय में अंतर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो आप उसको भी कर लें। पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर है इसका, लेकिन आंसर यहाँ है हल्दिया पोताश्रय का आंसर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही ऑप्शन होगा बी, लौह अयस्क। लौह अयस्क के मामले में मयूरभंज का स्थान है, यह उड़ीसा में पाया जाता है। इसका दूसरा लौह अयस्क का केंद्र क्योंझर भी है, वहां से भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है मणिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मणिकरण यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में यह भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है पोर्ट सईद जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सईद यह स्वेज नहर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर डी है। जो ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिसमें भूमध्य सागर का जो केंद्र है वह पोर्ट सईद होता है और लाल सागर का केंद्र जो है वह पोर्ट स्वेज होता है। स्वेज नहर के बनने से आप जानते होंगे कि जो विश्व के परिदृश्य में जलमार्ग की जो रास्ते रूट थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आया था इस मार्ग के बनने से, तो यहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा डी, जलवायु विज्ञान, यह उपशाखा नहीं है। अगला प्रश्न है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। नाभिकीय ऊर्जा से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप इसको जरूर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ इसका सही आंसर ए आ रहा है। नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से एक प्रश्न और भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कैगा के रूप में, कि कैगा कहाँ है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो कैगा कर्नाटक में है, आप इसको भी यहाँ से जानते चले। अगला प्रश्न कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ आप अपनी जानकारी को बढ़ा दें कि कोंकण रेलवे जो है वह पश्चिमी तट पर पाया जाता है। पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र।
और इसकी जानकारी के लिए आप जान लें कि यह सेंट्रल रेलवे का एंड पॉइंट हो जाता है। यह रोहा स्टेशन इसलिए फेमस है कि यह सेंट्रल रेलवे जो मध्य रेलवे है उसका अंतिम पॉइंट है, और कोंकण रेलवे जो यहाँ से शुरू होती है उसका यह आरंभिक बिंदु होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, आप इसे जान लें, यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि मीटर गेज रेल पटरियां के बीच की चौड़ाई होती है, यह कितनी चौड़ाई होती है? मीटर गेज। आप जानते हैं कि रेलवे में 3 महत्वपूर्ण गेज है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। यह पहला ऑप्शन जो है यह ब्रॉड गेज में आपका सही जा सकता है, लेकिन यहाँ मीटर गेज है, क्योंकि मीटर है इसीलिए 1 मीटर, परफेक्ट 1 मीटर। इसका आंसर डी, 1 मीटर। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भिलाई, यह इसका सही आंसर जाएगा ए, मध्य प्रदेश, तो आप इसमें टिक लगा दें। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? पहला है चीनी, सीमेंट, इस्पात, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन हो सकता है बदल के रहे, यहाँ चीनी है तो हम जानते हैं कि चीनी का उत्पादन जो है वो गन्ना से होता है और गन्ना कृषि से लिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ से आएगा आपको। अगला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? आप जानते होंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी यह आ सकता है, आप इसको डिटेल से कर लें। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन और नोटेस्टिन के द्वारा दिया गया था। इसकी 5 अवस्थाएं थी, तो 5वां अवस्था जो अंतिम अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है, और यह ऐसी स्थिति होती है कि यह एक तरफ से जनसंख्या की शून्यता को स्थिति को दर्शाता है, अर्थात जनसंख्या जो है वो कम होने की स्थिति में पहुंच जाती है। आप यहाँ इसका सही आंसर डी लगा सकते हैं, तो आप इसका सही आंसर डी चयन कर लीजिए। अगले प्रश्न को चलिए कि वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है वह क्या कहलाता है? तो वह सीमांत श्रमिक, आप इसका सही आंसर बी लगा दीजिए। अगला में देखिए कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? आप इसको अपने ध्यान में लाने का प्रयास कीजिए कि यह प्रश्न कहाँ से है। तो यह प्रश्न प्रवास से जुड़ा हुआ है। प्रवास, स्थानांतरण, जब जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इसके 2 कारण होते हैं। अपकर्ष जो एक दूसरे को क्या करता है, दूसरे जगह जाने के लिए विवश करता है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा डी। आप इसमें देख लीजिए कि सभी शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीय कार्यों की प्रमुखता, तो इसमें सही आंसर इसका डी जा रहा है। आप इसका सही आंसर डी लगाइए। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो यह हमेशा प्रश्न आने वाला है। इसमें आप देख लीजिए कि मानव विकास सूचकांक जो है इसका आकलन जो हमेशा होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। यहाँ कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या क्या होता है, तो इसके 3 आधार हैं। वो आधार आप जान रहे होंगे, नहीं तो आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि इसके 3 आधार हैं। प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद इसका जो मुख्य आता है 3 फैक्टर में प्रति व्यक्ति आय आ गया। उसके बाद इसमें जो है चलिए इसको हम आके अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है अंगूर की खेती को कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है वीटी कल्चर। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। यहाँ इससे जुड़ा अगला प्रश्न ले लेते हैं कि पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से और सेरी कल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की पर इस पर सही ऑप्शन है इसका बी, संयुक्त कंपनी। इसके आगे चलिए, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? यह जापान का प्रमुख शहर है, तो ये जापान इसका आंसर आ जाइए। स्वर्ण कॉलर संबंधित है, यह भी विभिन्न जगहों से लिया गया है। स्वर्ण कॉलर इसका सही सीधा सीधा आंसर है पंचम क्रियाकलाप से। इसमें लाल कॉलर और भी बहुत सारे कॉलर हैं। आप इसको इसी चैनल के जो प्रवास और अलग से कुछ चैप्टर दिया गया है उसमें जाकर के इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन किस महादेश में है? तो यह इंग्लैंड का शहर है, यूरोप महादेश में अवस्थित है। सही आंसर डी। वेस्टफेलिया
किस देश में स्थित है? तो वेस्टफेलिया से संबंधित आप यह देख लीजिए, यह मध्य यूरोपीय देश जर्मनी, तो इसका सही आंसर जर्मनी ले लीजिए। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, तो आप इसको सीधा सीधा लगाइए, यह यूरोप में है। और इसकी जानकारी के लिए कि यह यूरोप के 8 बड़े बड़े देशों से गुजरती है और उन 8 बड़े देशों में 6 देशों की राजधानियां भी इस एक्सप्रेस रेल मार्ग पर पड़ती है। इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो पेरिस और दूसरा एंड पॉइंट इसका इस्तांबुल की राजधानी, इस्तांबुल है जो टर्की की राजधानी होती है, और यह मार्ने नदी के समानांतर चलती है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने आ गए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? ऑप्शन है पाइपलाइन, नहर, और 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर है उपग्रह और राजमार्ग। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो यह उपग्रह जो है यह परिवहन का साधन नहीं है, बाकी सब उससे जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न देखिए कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? यह बर्फीले क्षेत्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? प्रतिशत के रूप में देखिएगा किस भाषा परिवार की, तो यहाँ पर भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और दूसरा इससे जुड़ा एक प्रश्न आता है कि बिहार के लोग, क्योंकि बिहार पृष्ठभूमि से यह प्रश्न दिया जा रहा है तो यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है कि बिहार के अधिकांश लोग किस भाषा परिवार को बोलते हैं? तो यहाँ आस्ट्रिक, आस्ट्रिक आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ये जो आस्ट्रिक है यह बिहार के लोगों द्वारा ज़्यादातर बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है, यह सभी जानते हैं यह सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी बेसिन आप जानते होंगे कि यहाँ पे भारत को कई भागों में बांट कर दिया जा रहा है, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसका सीधा सीधा आंसर आप सी लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगरों का वर्गीकरण जो आप कार्य के आधार पर जाने होंगे, तो उसमें कई सारे आधार पर जो है नगरों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें खनन वाले नगर की बात की जा रही है। कौन नहीं है? खेतरी, तो आप जानते होंगे यह तांबा उत्पादन के लिए है। धनबाद फेमस है, कोडरमा है। ये पटना किसी खनन उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, तो इसका सही सीधा आंसर आप पटना लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? झील के सहारे जब कहीं झील बनती है तो झील के किनारे, चूंकि झील जो दिखाया जाता है वो वृत्ताकार दिखाई देता है, तो आप यहाँ सीधा सीधा वृत्ताकार देख लीजिए। और वृत्ताकार में ही 2 रूप आपको आगे और दिखेगा, जिसमें आता है निहारिकीय और नाभिकीय, तो आप उसको भी जानने का प्रयास कर लीजिएगा, निहारिकीय और नाभिकीय क्या होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? जब पहाड़ी होती है तो पहाड़ी ऊपर नीचे होता है, वहाँ सीढ़ी नुमा, यहाँ से सीढ़ी नुमा कृषि की भी बात होती है, और यहाँ अधिवास भी देख लीजिए, तो यहाँ सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, बी ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत के वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या होती है, जो नंबर 1 पर शहर होते हैं उसकी जनसंख्या कितनी होती है? वह 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या की शहर होती है। अगला प्रश्न है कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, और ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। यानी कहने का है कि यह किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपको राज्य की ओर जाना होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि यह कालका जो है हरियाणा के पंचकुला जिला में पड़ता है, तो आप ऑप्शन लगा दीजिए हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर की एक सीरीज दी गई है, नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी, तो इसमें आप किसका ऑप्शन लगाइएगा? तो यहाँ आप सीधे सीधे ऑप्शन ये लगा दीजिए, नालंदा बहुत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। और आपकी सहायता के लिए बता दूं कि ये प्राचीन नगर पूछा जा रहा है, कभी कभी मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर के बारे में पूछा जाता है, तो आप 2 ऑप्शन प्राचीन नगर से, 2 मध्यकालीन और 2 आधुनिक नगर से तैयार कर लीजिए, आपका यहाँ के ये डॉट क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि, यह कृषि के कुछ वर्गीकरणों में आप देखे होंगे, और इसको आप यहाँ इस चैनल के वीडियो से भी देख सकते हैं। तो शुष्क कृषि में क्या होता है कि पानी की 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वह शुष्क कृषि कहलाता है। तो वहाँ कम नमी की आवश्यकता होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऐसे फसलों में बाजरा, तो बी इसका ऑप्शन आप लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है,
बहुत सारे ऑपरेशन और क्रांतियों से जुड़े हुए एक वीडियो इसमें दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड जानते होंगे, यह वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था और यह दूध से संबंधित था। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन आता है कि ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड के तहत ही बहुत सारे जगह पर जो है मदर डेयरी के नाम से कुछ कार्यक्रम खुले हुए थे। और इसमें आनंद एक जगह है, इससे भी प्रश्न आता है गुजरात में, तो आनंद जगह से इससे प्रश्न आ जाता है, आप जान लीजिएगा आनंद गुजरात का जगह है और ऑपरेशन फ्लड के तहत यहाँ दूध का कारोबार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में सिंचाई का साधन है, तो सिंचाई करने का क्या क्या साधन है? तालाब, कुआं, नहर, तो ये सभी इसके ऑप्शन आ जाएंगे, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है? जल संसाधनों से संबंधित, तो इसमें वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, उपर्युक्त सभी, तो यहाँ उपर्युक्त सभी होगा। मैं आपको हिंट्स के लिए बता दूं कि इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जहाँ उपर्युक्त सभी का आंसर आता है, तो मेरे ख्याल से लगभग जो प्रश्न आते हैं जो सेटर सेट करते हैं, तो उसमें अगर आप कंफ्यूज कर रहे होते हैं, आपको जानकारी नहीं होती है, अगर कंफर्म है तब तो मेरे सलाह को न माने। लेकिन यदि आप यहाँ दुविधा में पड़ जाते हैं तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन आता है इसको आप कर लें, तो लगभग मेरे लगता है कि 50 से 60% तक वो सही जाता है। तो उपरोक्त सभी वाले प्रश्न को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो चयन करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कहाँ आता है? झारखंड, बिहार, मणिपुर या कर्नाटक में। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि लौह अयस्क का जो मुख्य क्षेत्र है यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से, यह यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जाएगा कर्नाटक, यहाँ आप कर्नाटक मान लें, और झारखंड भी इसके उत्पादन में अपना स्थान रखता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मोनाजाइट पाया जाता है कहाँ? मोनाजाइट, तो इसका सही ऑप्शन होगा यह मोनाजाइट केरल, सही ऑप्शन इसका ले लीजिए, केरल में मोनाजाइट जो है वो पाया जाता है। अगला ऑप्शन देख लीजिए कि लांबा संबंधित है। लांबा किस ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों से, तो ये लगता है मेरे ख्याल से इसका ऊपर सभी आंसर जो है ये होना चाहिए। अगला कोयला मिलता है, कोयला मिलता है, ये कहाँ मिलता है कोयला? तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका है ए, झरिया में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, आप इसका डिटेल जो है हमारे इस वीडियो के संचार वाले चैप्टर में आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ इसका ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी, तो सभी पर टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, इसके ऑप्शन के लिए आप देख लीजिए, सामाजिक भूगोल जुड़ा हुआ है चिकित्सा भूगोल से, इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है कब से कब तक? स्थानिक संगठन, तो ये 1950 से 60 के दशक में इसका आविर्भाव हुआ था, तो आप इसका सही ऑप्शन बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? ये 2011 की ईस्वी से इसका सही आंसर जा रहा है। इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो आपको इससे पहले भी ऊपर एक प्रश्न आया था कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अधिक विकास हो जाता है। तो जन्म दर तो कम हुई ही और मृत्यु दर उससे भी कम होती है, ऐसी स्थिति जापान, तो इसका सही आंसर ले लीजिए जापान। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या के चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका आप सही ऑप्शन ले लीजिए कि यहाँ घंटी नुमा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? जैसे आप मानव विकास सूचकांक, मानव विकास वाले चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ डॉक्टर महबूब उल हक का ज़्यादा नाम आता है, जिन्होंने मानव विकास की परिभाषा दी, उनके स्तंभ को निर्धारित किया, सूचकांक से भी उसका संबंध है, लेकिन यहाँ उनका नाम नहीं है, तो आप यहाँ अमर्त्य सेन ये ऑप्शन दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? तो इसमें आप दे दीजिए इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? व्यापारिक, फसलों को कई वर्गों में बांटा गया है,
यहाँ व्यापारिक अंश से संबंधित किया जा रहा है। इनमें से सभी का आप ऑप्शन दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? उद्योगों के वर्गीकरण की तरफ अपने ध्यान को ले जाएं तो उद्योगों के वर्गीकरण जो किया गया वो कई आधार से किया गया है, विभिन्न आधार हैं उसमें। तो यहाँ कह रहा है इनमें कौन पशु आधारित उद्योग है? तो आप जानते हैं कि ऊन की प्राप्ति जो होती है वो भेड़ बकरियों से होती है, तो यहाँ ऊन जो होगा इसका सही आंसर जाएगा। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? ये सीधा सीधा याद करने वाला चीज है। रूड क्षेत्र जो है वो जर्मनी का कोयला का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? आपने क्रियाकलाप में देखा होगा कि क्रियाकलाप को 5 वर्गों में बांटा, जिसके कॉलर को भी याद कर लेना जरूरी हो जाता है। तो तृतीयक सेवा में आप जानते हैं कि पहला जो है प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है वह कृषि से जुड़ा होता है, द्वितीयक जो होता है वह उद्योग से जुड़ा होता है, तृतीयक जो है वह सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो तृतीयक में परिवहन सेवा से जुड़ गया, संचार सेवा से जुड़ गया, बैंक में भी आप सेवा लेने देने जाते हैं, और नीति निर्धारण जो है यह चतुर्थ और पंचम में आता है। तो आप इसको डी दे दीजिए, यह तृतीयक से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, सीमांत सड़कों का संबंध है? यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से होता है, आप इससे जोड़ सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबी रेल मार्ग है, विश्व प्रसिद्ध रेल मार्ग है। तो यह साइबेरिया रूस से जुड़ा हुआ है, रूस इसका आप सही आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें व्यापार संतुलन भी आप देखे हैं, मुक्त व्यापार, डंपिंग, तो इनमें से सभी ऑप्शन आप इसका ले लीजिए। अगला देखिए, लोएस मैदान किसमें किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस, यह जो है बलुई क्षेत्रों की विशेषता वाले क्षेत्र हैं जहाँ लोएस मैदान आता है, तो ये कंक्रीट से वहाँ बनाना घर आपको जरूरी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन नियोजित नगर है? नियोजित नगर का मतलब हो गया कि वो किसी वास्तुकार के द्वारा बसाया गया है। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ शहर को ली कार्बूजियर के द्वारा बसाया गया, जमशेदपुर भी जो है वो एक निश्चित डिजाइन से बना हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन आप डी ले लीजिए, इनमें से सभी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व का परिभाषा क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ जनसंख्या और क्षेत्रफल से बात आ गई, तो ये ले लीजिए जनसंख्या क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि ग्रामीण आबादी, तो ये ग्रामीण आबादी 68.84 करके आता है इसका कुछ आंकड़ा। तो यहाँ 69 दिया हुआ है, आप इससे जोड़ सकते हैं, आप इसको 69 पॉइंट कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण हो गया। और शहरी भी यहाँ पूछा जाता है, तो शहर में 31.16% आता है, 31.16%। तो ये दोनों को याद रख करके आप यहाँ से आगे चलिए। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? भारत में ग्रामीण अधिवास के कुल 4 प्रकार हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त अर्थात एकाकी, ये 4 प्रकार की जो अधिवास हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आप भारत को विभिन्न भागों में, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी और पश्चिमी 4 भागों में बांट करके देख लीजिए, फिर आप उसके कुछ शहरों का अवलोकन कर लीजिए, तो आपको ये प्रश्न जो है जानने में आसानी होगी। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, यहाँ कभी कभी वैसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको कहेंगे कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। जैसे अभी आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं, अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाए कि इन शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है पहले उसका आंसर जान लीजिए कि इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में है? तो ये धनबाद, ये झारखंड से जुड़ा हुआ है, ये पूरी उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, और राजकोट गुजरात में है। तो पश्चिम में पड़ता है गुजरात, आप जान ले इसे, तो इसका सीधा आंसर होगा राजकोट। अगला प्रश्न देख लीजिए, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? भूमि संसाधन जो है
उसमें भूमि के उपयोग की बात की गई है। तो सड़क तो भूमि का उपयोग है, लेकिन किस तरह का उपयोग किया गया है? तो ये वन भूमि नहीं है, बंजर भूमि नहीं है, परती भूमि नहीं है। तो प्रश्न बचता है यह गैर कृषिगत भूमि है, क्योंकि इस पर कृषि का कार्य नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, अर्थात सूर्यमुखी के उत्पादन में सबसे आगे है? तो सूर्यमुखी के उत्पादन में आप सीधे पहले इसका आंसर जान लीजिए कि कर्नाटक जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है सूर्यमुखी का। उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों का स्थान आता है। यह प्रश्न देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार जल संभर प्रबंधन को आप जरूर तैयार कर लें। देखिए इनमें कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है? ऑप्शन है हरियाली, नीरू मीरू, अरवरी जल संसद और इनमें से सभी। तो पहले जान लीजिए कि इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अब आइए, ये हरियाली कार्यक्रम यह केंद्र सरकार द्वारा जल संसाधन संरक्षण के लिए चलाई गई एक योजना है। नीरू मीरू यह आंध्र प्रदेश में चलाई गई जल संसाधन के लिए कार्यक्रम है, जिसका मतलब होता है जल और आप। नीरू मीरू अर्थात जल और आप कार्यक्रम यह आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। और अरवरी जल संसद यह अलवर जिला राजस्थान में चलाई गई जल संरक्षण के लिए कार्य चल रही है। जल संरक्षण की बात आई तो आप यहाँ एक चीज नोट करते चलें कि तमिलनाडु में जल संग्रहण और संरक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कार्य की जाती है कि वहाँ जो भी कोई अस्थायी संरचना या जो कोई पक्के मकान बनाते हैं तो वहाँ उनके मकान के साथ साथ जल संग्रहण संरचना बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ इसको जानते चलें। और तमिलनाडु से जुड़ी बात कहें कि यहाँ तालाब से सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बराक नदी बेसिन कहाँ है? बराक एक नदी है जो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत यानी कि उत्तर पूर्वी भारत, जो उत्तर पूर्वी भारत में आप जान सकते हैं 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट हैं जहाँ 7 छोटे छोटे राज्य हैं, तो उधर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम और बांग्लादेश की। तो ऑप्शन आ गया इसका उत्तर पूर्वी भारत। आप बराक नदी के बारे में जान लें कि बराक नदी जो है वो 900 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसकी 524 किलोमीटर की सीमा भारतीय क्षेत्र में जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों में आती है, और बाकी के क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा में चली जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो भारत में लगभग 25%। आप इसका आंसर सी दे दीजिए, लगभग 25%। इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? ये बहुत प्रमुख संस्थाएं हैं, तो यहां भी आपका ऑप्शन जाएगा इनमें से सभी। जीएसआई जिसका मतलब होता है, जीएसआई का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये जो है ये सभी खनिज और इत्यादि के अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, भरमौर जिला है, भरमौर राजस्थान का एक जिला है, तो भरमौर राजस्थान में है और भील जनजाति का केंद्र है। भील एक जनजाति है और यह राजस्थान की प्रमुख जनजाति है, और इसका उसके संवर्ती जिला जो झाबुआ जिला है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ भी यह कुछ संख्या में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने भूगोल सिलेबस से 70 प्रश्नों का संकलन आपके सामने लाया। निकट में इससे जुड़े और भी प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। आशा है कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने तैयारी को इसके माध्यम से कुछ आगे बढ़ाए होंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और अपना कमेंट्स जो है या आप एक लाइक छोड़ते छोड़ते अवश्य चले जाएं। तो किसी अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।